हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 790 डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग। आपका ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, बट ये एक्चुअल में काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। यू हैव टू टाइप्स ऑफ टाइल्स। हमें दो तरह की टाइल्स दी हुई हैं। एक टाइल तो हमारे पास 2x1 की है, दैट इज आपकी डोमिनो टाइल, और एक जो दूसरी टाइल है वो हमारे पास 3x1 की है, दैट इज योर ट्रोमिनो टाइल। आगे चलते हैं। अगर हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू n दी हुई है तो उससे हम 2x n बोर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैं इनपुट की वैल्यू 3 दी हुई है। अगर 3 हमारे पास है तो बोर्ड्स कितने होंगे हमारे पास? 2x n, दैट इज 6 बोर्ड। तो आप यहाँ गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। अब आप किसी में भी देखो, सबके अंदर 2x n बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और लास्ट में आंसर वेरी लार्ज हो सकता है, तो हमें इसको 10⁻9 + 7 के अंदर रिटर्न कराना है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें लास्ट में फाइनली रिटर्न कराना है कि ऐसे कितने वेज पॉसिबल हैं, कि आप ऐसे कितनी तरह से इनको अरेंज करके एक रेक्टेंगल की फॉर्मेट में इनको अरेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन में एक्चुअली काफी इजी है और काफी छोटा सा है। अब देखो, आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, हमारा जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर का एक पैटर्न निकालना, कि इसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है। अगर मेरे को एक बार ये पता चल गया इसके अंदर मेरा पैटर्न क्या है, तो उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन को तो देखो इजिली सोल्व कर सकता हूँ। अब एक बार ना हम इसके अंदर अपने पैटर्न पे चलते हैं कि इसके अंदर से अपना पैटर्न निकालते हैं। सबसे पहले आप मानो मेरे पास एक डोमिनो है जो कि है मेरा n = 0। अगर ये 0 है तो मेरे पास बोर्ड्स कितने नंबर के होंगे? 2 × 0, 2 × 0 यानी कि बोर्ड्स कितने होंगे? 0। अब जब मेरे पास बोर्ड्स ही नहीं है तो मैं उसको अरेंज भी नहीं कर सकता, सो दैट इज योर 0 अगेन। दूसरी कंडीशन पे अगर मैं चलूं, अब मान के चलते हैं कि n की वैल्यू जो है मेरे पास 1 हो गई है, तो अब मेरे पास बोर्ड्स कितने होंगे? 2 × 1, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने आएंगे? 1। दैट इज माई दिस कंडीशन। ये कौन सा है मेरी कंडीशन? 2 × 1 वाली, यानी कि मेरे पास एक ही बोर्ड है। अब देखो मेरा पूरा एक बोर्ड है। अब इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही तरह से अपनी टाइल को अरेंज कर सकता हूं, वो मेरी ये वाली कंडीशन होगी। इससे अलग मैं इसके अंदर टाइल को अरेंज ही नहीं कर सकता। सो इसके अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएंगे इस वाली कंडीशन के अंदर? दैट इज 1, ठीक है। अब हम उसके बाद मान के चलते हैं कि मेरी n की वैल्यू कितनी हो गई इस बार? 2 हो गई। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने रहने वाले हैं इस बार? मेरे पास 4 बोर्ड रहेंगे टोटल में, ठीक है। अब आप इस कंडीशन में देखो, मेरे पास टोटल 4 बोर्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं, देखो 1 2, ये तो मेरे पास एक पैटर्न आ गया कि मैं इस तरह से चारों को अपना फिल कर सकता हूं। दूसरा क्या हो सकता है, एक टाइल यहां पे आएगी और दूसरी टाइल इन दोनों के अंदर आएगी। तो ये मेरे पास 2 ऐसे वेज पॉसिबल हैं जिनके अंदर मैं अपनी टाइल्स को रीअरेंज करवा सकता हूं। सो जब 2 होगा तो मेरे पास टोटल वेज कितने आते हैं? 2। उसके बाद बात कर लेते हैं n = 3 के लिए। सो इस बार बोर्ड कितने हो जाएंगे? 2 × 3, दैट इज, यानी कि इस बार मेरे पास टोटल बोर्ड्स होंगे 6। इसके लिए बनाते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने हैं? 6 बोर्ड्स मेरे बन चुके हैं। अब इस वाली कंडीशन के अंदर मैं कितनी तरह से अपनी टाइल्स को अरेंज कर सकता हूं वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे, देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक टाइल इसमें आ जाए, एक टाइल इसमें आ जाएगी और एक टाइल मेरी इसमें आ जाएगी। पहला वे तो मेरे पास ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या हम इसके अंदर कर सकते थे। तो देखो, एक जो ट्राइमिनो टाइल है वो ऐसे आएगी, और एक जो दूसरी टाइल है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके अंदर 2 वे पॉसिबल हो गए हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक ये वाला भी तो हो सकता है ना, 1 2 ऐसे आ जाए और एक ही फाइनल ऐसे आ जाए। आपके पास एक ये वाला वे भी हो सकता है तीसरा इसके अंदर। फोर्थ क्या होगा, जैसे हमने पहले टाइल लगाई थी इस बार उसका उल्टा हो जाएगा। एक आपका ये वाला वे भी हो सकता है इसके अंदर, ये आपका फोर्थ पॉसिबल वे है। फिफ्थ क्या होगा इसमें, जैसे पहले इधर करा था इस बार आप इधर कर सकते हो इसको, 1 2 और ये इस तरह से। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसे कितने पॉसिबल हैं जिस तरह से मैं इस वाली कंडीशन को यहां पे यूटिलाइज कर सकता हूं। सो दैट इज 5। सो यहां पे क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 5 है। इसी तरह से जब मेरे n की वैल्यू 4 होगी तो मेरे पास बोर्ड्स कितने रहेंगे? टोटल 8 बोर्ड्स रहने वाले हैं। सो हो जाएगा 2 × 4 बोर्ड्स हो जाएंगे मेरे पास। और जब आप उनको निकालोगे तो आपके पास टोटल 11 कंडीशंस आएंगी जिस तरह से आप उनको अरेंज कर सकते हो। और एक लास्ट केस हम 5 के लिए भी लिख लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केस कितने रहने वाले हैं? 2 × 5, यानी कि 10 बोर्ड्स। और इसके अंदर टोटल मेरे पास 24 ऐसी कंडीशंस रहने वाली हैं जिनसे हम कंबाइन करके इसको बना सकते हैं। ये मेरे पास सभी के आंसर आ चुके हैं। अब बस मुझे क्या चाहिए, अब बस मुझे एक ऐसा पैटर्न चाहिए जो कि मैं इसके अंदर से अपना निकाल पाऊं सेम चीज का आंसर को रिटर्न कराने के लिए। अब आप ये सोचिए कि इसके अंदर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है। देखो, सबसे पहले मेरे पास 0 था, देन उसके बाद मेरे पास 1 आता है, उसके बाद मेरे पास 2 आता है।
अगर मेरे पास स्टार्टिंग की कंडीशन है 0 1 2 के लिए, तो वो तो देखो मेरे पास एज इट इज है 0 1 2। आप उसके बाद का सोचिए, देखो उसके बाद क्या हुआ, 2 के बाद 5 आया है। सो अगर हम देखें 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूं अगर मैं, तो दैट इज माई 4। इसका अगर हम सेम चीज को लिख के चलते हैं, 5 कैसा आया, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करके और उसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं, तो क्या मेरे पास 5 आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं एक बार, नेक्स्ट वाले के साथ हम सेम चीज को समझेंगे। यहां मेरे पास क्या है, 11 है। 11 के लिए अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 में करूं प्लस 1 कर दूं, तो क्या मेरे पास 11 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अगर मैं इसके लिए 2 की मल्टीप्लाई 11 में करूं और उसमें प्लस 2 करूं, तो क्या मेरे पास ये सेम आंसर आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। अब यहां पे आपने एक पैटर्न ध्यान दिया, मैं हर बार 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहली कंडीशन करेक्ट है, ठीक है, मानते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, when n equals to 3 था, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी। और अब आप ये देखो कि मुझे इस वाली कंडीशन से पहले 2 जस्ट मेरे को यहीं पर ही दिखा था, यानी कि जो भी मेरे प्रीवियस वाले का आंसर है, मैं करंट वाले की मल्टीप्लाई बस 2 से उसी की कर रहा हूं। जैसे कि मेरे पास प्रीवियस वाले का आंसर यहाँ पर 2 था, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करी है। यहाँ पे मेरे पास इस वाले के लिए प्रीवियस का आंसर क्या था, 5 था, तो मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करी है। यहां मेरे पास प्रीवियस वाले का आंसर 11 था, तो मैंने यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करी है। यानी कि एक चीज तो मेरे को समझ में आ गई है कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी है। अगर मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं अपने आंसर का, तो जो भी मेरा आंसर आएगा n वाले केस के लिए, तो वो मेरा क्या रहने वाला है, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं उसके अंदर, आंसर से ही करूंगा, बट वो आंसर किसका होगा, मेरा n-1 वाला मेरा आंसर होगा। दैट इज करेक्ट। एक चीज तो चलो मेरे को क्लियर हो गई कि मुझे क्या करना है, किसकी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। अब एक लास्ट चीज और इसके अंदर बच जाती है, वो है प्लस वाला साइन। यहां पे मैंने 1 प्लस किया है, नीचे मैंने 2 प्लस किया है। अब इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं? सो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका क्या पैटर्न है। जैसे मैंने ये तो पता कर लिया कि जो मेरे पास 2 था ये कैसे आया, क्यों, पहले मैंने चेक किया कि ये मुझे कितने टाइम पहले दिखा है। अब सिमिलरली बात करते हैं, जब हम लास्ट में प्लस कर रहे हैं, ये मुझे कितने टाइम पहले दिखा है। यहां से एक बार यहाँ पे चेक करो, 2 चाहिए था मुझे, 1 2 3। जैसे ही मेरा लास्ट में 3 आता है तो मुझे मेरी वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एक बार इसके लिए चेक कर लेते हैं, यहां से सेम चीज को चेक करते हैं। देखो 1 2 3, जैसे ही मेरी वैल्यू 3 हो जाती है, मुझे मेरा वो वाला आंसर मिल जाता है जो कि मेरे को लास्ट में प्लस करने के लिए चाहिए। तो इसके अंदर का जनरल फॉर्मूला आपको क्या समझ में आया कि आंसर क्या है मेरे पास, जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, वो क्या हो जाता है मेरे पास n-3 का। जैसे मैं 3 स्टेप्स पीछे जाता हूं, मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे ऐड क्या करना है अपने आंसर के अंदर। सो बस आपको क्या मिल गया, इससे आपका जनरल फॉर्मूला मिल गया, और यही तो हमें लास्ट में चाहिए था। अब जैसे ही मुझे मेरा जनरल फॉर्मूला मिल गया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं निकालने के लिए। बस अब हम अपने इस ही जनरल फॉर्मूले को यूज करेंगे और अपने सीधा आंसर पर पहुंच जाएंगे। वैसे देखो इसके अंदर एक पैटर्न और, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, आंसर के लिए तो आप समझ गए हो ना कि आंसर इंटू n, आंसर जो है जिसको हम ऐड करेंगे वो n-3 वाला पार्ट रहने वाला है। एक बार आप मल्टीप्लाई वाला पार्ट सोचो, 2 तक तो सेम रहेगा, जो मेरी n की वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, बट 2 के बाद चलते हैं। देखो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इज 5। 1 तो मुझे पता है कैसे आया, बट मल्टीप्लाई में इस बार हर बार 2 की करूंगा। देखो 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 5 2 10 प्लस 1 इज 11, 11 2 22 प्लस 2 इज 24। यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा पैटर्न भी है इस वाले का आंसर निकालने के लिए, जो भी मेरा प्रीवियस वाले का आंसर है। बट इसका फायदा कब है, जब हम अपने 4th पोजीशन पर खड़े हो और मुझे 5th का पता करना हो। सो तो उस वाली कंडीशन के लिए आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हो। आप जिस भी कंडीशन में हो, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 और उसके अंदर उसका जो भी -3 करके रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर दो, एंड यू विल हैव योर आंसर। चलिए, आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब तो बस इसका कोड करना है। इसका कोड आपके लिए सुपर इजी रहने वाला है। कोडिंग की तरफ चलते हैं इसकी। सबसे पहले उसने एक कंडीशन दी हुई है हमें कि आंसर में बी वेरी लॉन्ग, सो हमें उसको 10⁻9 + 7 के लिए रिटर्न कराना है। सो हम स्टार्टिंग में अपना मॉड्यूलो ले लेते हैं। सो इंट मोड इक्वल्स टू कितना रहेगा 1E9, और उसके बाद क्या है 10⁻9 प्लस इक्वल्स टू 7, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि 10⁻9 + 7 के बीच में जो मेरा मोड की वैल्यू रह सकती है। बस अब उसके बाद अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। सो इतना तो हो चुका है। अब उसके बाद मैं एक अपना वेक्टर ले लेता हूँ, इसको मैं लॉन्ग रखूंगा क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, और इसका नाम रख लेते हैं अभी के लिए v। और यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं 1000।
तो मैं इसका टोटल वो कितना लेना चाहूंगा, लेंथ कितनी लेना चाहूंगा इसकी वेक्टर की, दैट इज 1001। सो मैं इसकी टोटल लेंथ ले लेता हूं 1001। सबको स्टार्टिंग में 0 से हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो मेरा वेक्टर बन चुका है। अब इस वेक्टर के अंदर कुछ फिक्स वैल्यूज भी थी। वो क्या क्या थी, अगर मेरे v की वैल्यू 0 है तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 0। अगर मेरे पास v की वैल्यू 1 है तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 1। अगर मेरे v की वैल्यू 2 है, ये लास्ट केस था ना, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 2। और चलो इसके अंदर 3 वाली कंडीशन भी डाल देते हैं कि अगर मेरे v की वैल्यू 3 है तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 5। ठीक है, अब उससे आगे क्या होगा, इफ जैसे ही जो भी मेरी n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, 3 से। अगर 3 से छोटी है तो ये मेरे पास ऑलरेडी आंसर ही रिटर्न कराने के लिए। बट जैसे उसकी वैल्यू 3 से बड़ी हो जाती है तो हम एक फोर लूप चलाएंगे जो कि कहां से कहां तक चलेगा, int i इक्वल्स टू 4 से चलेगा, क्योंकि 3 तक तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। और ये कब तक चलेगा, जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू मेरा n रहने वाला है और i मेरा एक एक करके ऐड होने वाला है। अब ये क्या करेगा, हम यहाँ पे अपने जनरल फॉर्मूले को लिखेंगे कि v ऑफ i यहां से कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, जो भी मेरा इससे जस्ट पहले वाला इंडेक्स होगा हम उसके आंसर से इसकी मल्टीप्लाई कर देते थे, बिल्कुल। उसके बाद प्लस करते थे, प्लस क्या करते थे हम, जो भी मेरा 3 इंडेक्स पहले जाके आ रहा था हम उसकी वैल्यू को इसके अंदर प्लस कर रहे थे। यही मेरा जनरल फॉर्मूला निकल के आया था। उसके बाद क्या करेंगे हम इसके अंदर, आपको एक कंडीशन और दी हुई है कि आंसर में बी वेरी लॉन्ग, तो हम उसको रिटर्न करना है मॉड्यूल ऑफ 10 टू द पावर 9 प्लस 7 में। सो लास्ट में बस इसको एक बार कर देते हैं कि इक्वल्स टू मोड, जो भी मेरी मोड की वैल्यू है उससे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में मैं यहाँ पे रिटर्न करा लूंगा। रिटर्न क्या कराऊंगा, जो भी मेरे वेक्टर ऑफ n की वैल्यू होगी बस वही मेरी रिटर्न हो जाएगी। सो यस, चेक करते हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो हैं वो पास हो चुके हैं। बट अगर मैं देखो यहां से ये वाली कंडीशन भी हटा दूं एक बार के लिए, तो आई डोंट थिंक ये उतना इफेक्ट करने वाले इस सिचुएशन को। एक बार चेक करते हैं इसको हटा के, कंडीशन को हटा के। सो यहां से इफ कंडीशन हट गई है एंड मैं सेम चीज को एक बार यहां से हटा के चेक करना चाहता हूं। अगेन सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे अभी भी टेस्ट केस तो पास हो चुके हैं। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो हैं वो सबमिट भी हो चुके हैं। ये वाली कंडीशन भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। सो आपने देखा ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सा लग रहा था, बट इसका कोड देख सकते हो कितना छोटा सा और प्यारा सा है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, एक लास्ट चीज, मैं अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। आज से कुछ टाइम बाद जस्ट आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसका लिंक मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वो जैसी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, सो बस आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और आपको सारे कोडिंग के सॉल्यूशंस वहां पर आपको मिल रहे होंगे।